Today is 25th of June 2025. I am आर्य मोहित कुमार और हमने पिछले 3 दिनों से बात करी है ग्लोबल फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट को बहुत ही नियर टर्म में। तो पिछले 2 दिनों में हमने जाना कैसे जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, जियो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, जियो स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं मार्केट को, राइट। तो अभी जैसे हमने ये भी जानने की कोशिश करी कि इस समय जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हावी हैं, मतलब उनका वेटेज ज़्यादा है अभी के समीकरण में। तो आज क्विकली आगे अपनी सीरीज को बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि व्हाट लाइज इन दिस स्टोर इफ दिस एस्केलेट, जो भी अभी ईरान और इजराइल वॉर इज गोइंग ऑन, इफ दिस एस्केलेट सो व्हाट कैन बी दी पॉसिबल सिनेरियोज। तो ओवर द वीकेंड हमने ये देखा कि क्विक एस्केलेशन हुआ वॉर में और एक क्विक डी एस्केलेशन भी देखा गया और मार्केट्स ने इसको दोनों हाथों से लिया। इट वेंट डाउन देन इट वेंट अप विद द सेम फेरोसिटी, राइट। सो इंडियन मार्केट्स में अब क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे चल करके। तो देखो, अगर ये बढ़ने वाला है ये वॉर, इफ इट्स स्टार्ट्स टू इम्पैक्ट अस मोर, तो सबसे पहले क्या होगा, एक इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू होगा कंट्री में, राइट। क्योंकि सबसे बड़ा इम्पैक्ट ऑयल पर है, राइट। तो ऑयल में अगर ऐसा देखा गया है कि अगर $10 भी एक सस्टेन्ड राइज रहता है क्वार्टर तक, तो 0.11% ऑफ द इंडियन जीडीपी वो कन्वर्ट हो जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट में। अभी करंट अकाउंट डेफिसिट होता है वो अभी हम क्विकली जानते हैं, लेकिन आप ये अप्रिशिएट कीजिए कि ऑयल एक बेसिक नेसेसिटी है और किसी भी फूड ग्रोसरी किसी को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ऑयल इज द प्राइमरी थिंग। तो सबसे पहले एक महंगाई बढ़ सकती है अगर ये वॉर यहाँ से और बढ़ता है तो, राइट। तो हमने ये जाना कि अगर एक क्वार्टर में $10 से इंक्रीज होता है ऑयल का प्राइस, तो 0.11% करंट अकाउंट डेफिसिट में ऐड हो जाएगा। अब करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब आपका इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा है आपके एक्सपोर्ट बिल से। कहने का मतलब आपकी कंट्री ज़्यादा पैसा खर्च रही है चीज़ों को बाहर से खरीदने के लिए बनिस्बत चीज़ों को एक्सपोर्ट कर कर इनकम करने में, राइट। तो करंट अकाउंट डेफिसिट वुड सिंपली मीन कि जब ये बढ़ रहा है मतलब आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो और ज़्यादा पैसे यूटिलाइज हो रहे हैं इंपोर्ट करने में और एक्सपोर्ट्स आपका कम है। तो अगर इसमें मिसमैच होता है तो ये गैप बढ़ता रहता है और बढ़ सकता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमारी ऑयल पर डिपेंडेंसी है बहुत ज़्यादा। तो करंट अकाउंट डेफिसिट को हमेशा चेक में रखा जाता है। ऐसी कोशिश की जाती है कि हमारा ये जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। लेकिन इफ़ ये ऑयल का डिमांड इंक्रीज होता है, मतलब ऑयल के लिए डिमांड तो रिमेन्स दी सेम, लेकिन अगर हम ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, अगर ऑयल का रेट बढ़ गया तो वो ट्रांसलेट हो सकता है करंट अकाउंट डेफिसिट को इंक्रीज करने में, राइट। तो आगे देखते हैं व्हाट कुड बी थर्ड फैक्टर। अच्छा, ऑब्वियसली जब आप ज़्यादा पैसे दे रहे हो सेम कमोडिटी के लिए सेम कमोडिटी को खरीदने के लिए, तो रुपया डेप्रिशिएट होगा इन दैट सेंस। क्योंकि आपको पता ही होगा कि अभी भी ग्लोबल ट्रेड, मैक्सिमम ग्लोबल ट्रेड US डॉलर में होता है। तो अगर आपका रुपया डॉलर के बनिस्बत सेम चीज़ को खरीदने में ज़्यादा रुपए लग रहे हैं, तो फिर आपका रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है डॉलर के मुकाबले और ये हमारी इकोनॉमी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो इट्स गुड फॉर एक्सपोर्टर्स, मतलब अगर कोई एक्सपोर्ट कर रहा है कंट्री से बाहर तो उसको इन दैट सेंस ज़्यादा अर्निंग हुई। लेकिन समबडी हु इज इम्पोर्टिंग, तो स्ट्रॉन्गर डॉलर हमें कोई पर्पस सर्व नहीं करता, बल्कि हमारे रुपये को डेप्रिसिएशन देखना पड़ता है। इन फैक्ट इट्स नॉट good for the economy and not good for the stock markets.
अब ये जब 3 फैक्टर्स प्ले आउट हो रहे होते हैं, आपका इन्फ्लेशन बढ़ गया, करंट अकाउंट डेफिसिट भी अगर बढ़ जाए और रुपी भी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो सेंट्रल बैंक्स के पास फिर बहुत ज़्यादा एल्बो रूम नहीं बचता इकोनॉमी को फर्दर बूस्ट करने के लिए। मीनिंग अभी आपने लास्ट आरबीआई पॉलिसी में देखा होगा, एक इंटरेस्ट रेट रिडक्शन हुआ था हमारी इकोनॉमी को एक फिलिप देने के लिए, बूस्ट अप देने के लिए, और सीआरआर में भी कट था, राइट। लेकिन आफ्टर द पॉलिसी हर कोई ये तो अनुमान लगा पा रहा था कि अब पॉज की तरफ जा रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब फर्दर कट्स नहीं होंगे। लेकिन अगर ये सिनेरियो यहाँ से वॉर ये बढ़ती है और हमारी इन्फ्लेशन बढ़ती है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी थोड़ा सा बढ़ने लगता है, रुपया डेप्रिशिएट हो जाता है, तो फॉरगेट अबाउट पॉजिंग और कीपिंग अ न्यूट्रल स्टैंस। ये हमें फोर्स कर सकता है सेंट्रल बैंक्स को टू टाइटन दी मॉनेटरी पॉलिसी। अब टाइटन से मतलब क्या है? टाइटन मतलब इंटरेस्ट रेट कम करते हो तो आप इकोनॉमी में ज़्यादा पैसे की मूवमेंट को एनकरेज कर रहे हो, लेकिन अगर आप टाइटनिंग कर रहे हो, मतलब इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हो, तो मतलब आप चाहते हो कि लोग बैंक्स में ही पैसा रखें और ज़्यादा पैसे की मूवमेंट ना हो। तो इंटरेस्ट रेट अगर आप बढ़ा रहे हो तो इनफैक्ट इट इज़ नेगेटिव इन दैट सेंस। तो जो कि फिर स्टॉक मार्केट भी रिएक्ट करता है। अगर नोबडी लाइक्स दिस सिनेरियो के इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, तो इट्स काइंड ऑफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऐसा देखा गया है। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं या बढ़ने के अनुमान भी होता है तो मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट करती है, राइट। तो ये हमने आज फैक्टर्स जाने कि अगर ये वॉर यहाँ से एस्केलेट होता है तो क्या क्या सिनेरियो में हम कैसे हमारा मार्केट रिएक्ट कर सकता है। अच्छा, आगे देखते हैं। तो आई मीन इट्स नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, हमें पहले भी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा था और बहुत ही रिसेंटली। तो इंडियाज रिस्पॉन्स टू चैलेंजेस, प्रोएक्टिव स्टेप्स जो इंडियन गवर्नमेंट ले लेती है टाइम रहती है, और लास्ट टाइम भी लिए गए ये सब चेंजेस, राइट। तो व्हाट हैज हैपेंड इज, अब अगर आप ये स्ट्रेट देख रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बात है, हमने भी डिस्कस किया अभी अपने चैनल पर कि अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को किसी भी तरह से यहाँ से जो हमारा मैक्सिमम ऑयल सप्लाई होता है, अगर इसको कहीं ब्लॉकेड हो जाए तो वर्ल्ड सप्लाई चेन्स इम्पैक्ट हो सकती है। और हमारी तो ज़्यादा डिपेंडेंसी, क्योंकि सारा ऑयल अराउंड 80% ऑयल वहाँ उस रास्ते से आ रहा है। तो अब इंडिया ने इसके रिस्पॉन्स में लास्ट टाइम जब रशिया यूक्रेन वॉर एक नए शिखर पर चला गया था, तो उस समय अपने आप को डाइवर्सिफाई किया सोर्सेस को लेकर के। तो जैसे हम मिड ईस्ट से अगर खरीदते थे ज़्यादा ऑयल, तो हमने शुरू किया रशिया से खरीदने के लिए। तो रशिया उस समय जब वॉर अपने पीक पर था तो बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लग चुके थे, सैंक्शंस आज भी हैं, आज भी वो वॉर चल ही रहा है। लेकिन इंडिया ने उस सैंक्शंस में रशिया वाज ऑफरिंग बहुत ही चीपर प्राइस पर इंडिया को ऑयल ऑफर किया, एंड इंडिया टुक दैट अपॉर्चुनिटी विथ बोथ हैंड्स। और इंडिया ने अपनी ज़रूरतों के लिए ही नहीं बल्कि उस ऑयल को रिफाइन करके आगे वेस्टर्न वर्ल्ड को भी सप्लाई किया। तो आई थिंक दैट वाज दी वेरी स्मार्ट मूव जो इंडिया ने किया, अपने आप को डाइवर्सिफाई रख करके। और अगर ये वॉर यहाँ से बढ़ता है और ये जो सप्लाई लाइन है जो मिड ईस्ट से है, अगर ये इफेक्ट भी हो रही है, लेकिन अगर रशिया वाला चैनल अभी हमारे पास है तो वी आर समवेयर सेफ, राइट, इन दैट सेंस। और नॉट ओनली दैट, तो हमने जाना डाइवर्सिफिकेशन किया। नॉट ओनली दैट, सिर्फ रशिया से ही नहीं, अब यूएसए से भी हम सप्लाईज एनकरेज कर रहे हैं, वहाँ से भी हम ऑयल ले रहे हैं। तो ऑल इन ऑल हम एक डाइवर्सिफाइड हैं वो अपनी ऑयल नीड्स को लेकर के। तो बढ़ना नहीं चाहिए, वॉर सर्व्स नो पर्पस, ये वॉर शुड नॉट एस्केलेट। ऐसा नहीं हुआ है कि हम डाइवर्सिफाई हो गए हैं और हम पर इम्पैक्ट नहीं होगा, इम्पैक्ट फॉर श्योर होगा, और नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड पर इम्पैक्ट होगा इसका, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज़ एन इम्पॉर्टेंट पैसेज थ्रू विच वर्ल्ड ट्रेड हैपन्स। तो बट स्टिल
वी हैव टेकन प्रोएक्टिव स्टेप्स एंड आई एम श्योर एज वी स्पीक और भी ऐसे कुछ स्टेप्स लिए जा रहे होंगे जो कि हमारी इकोनॉमी को बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होने से बचा सकते हैं। राइट, सो वी डिस्कस दिस ऑल्सो यूनाइटेड स्टेट्स से भी तो अब ये देखा जा रहा है कि जून 2025 में अभी तो मंथ एंड ही होने वाला है, अगर ये ट्रेंड है कंटिन्यू तो हम रशिया से उतना ऑयल ले लेंगे जो मिड ईस्ट से मिलाकर ले रहे थे, उसको भी शूट अप कर जाएगा, तो रशिया से उतना ऑयल आ रहा है, राइट। और यूएस से भी हम जितना लेते थे तो सब्सटैंशियल जंप है जो हम जून 2025 में अभी ले रहे हैं। तो हमने ये जाना कि अगर ये एस्केलेशन होता है तो ओवर द वीकेंड we are lucky that this war did not escalate, so there was an escalation but de-escalation भी उतना quickly हुआ and overnight situation got under control और markets ने positively react भी किया। तो आगे चलकर भी हमें एक close watch रखनी पड़ेगी इस पूरे सिनेरियो को लेकर के and we are sure government has taken the proactive steps wherein there is not a direct impact in that sense, but yes, there could be related impacts of if this war gets into the next phase. So that's it for now. Let's go on to the charts and let's try and understand कि अब निफ्टी पर हमें क्या समीकरण दिख रहे हैं। Thank you. This is Nifty's chart in front of you. तो हमने देखा कैसे ये वॉर जब एस्केलेट हुआ तो ये गैप डाउन हुआ यहाँ पर, जस्ट सी दिस गैप डाउन विच इज हैपनिंग। मार्केट ने यहाँ पर एक बॉटम बनाया, इट कंटिन्यूड राइजिंग। तो ओवर द वीकेंड जब ये डीएस्केलेट हुआ, वॉर के रेट्रिक में जब कमी आई तो एक गैप अप देखा हमने यहाँ पर, राइट। गैप अप देखा कल के दिन पर और पूरे दिन मार्केट वॉज लाइक गैप अप के बाद एक काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड, एक डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया। वो कैसे हम आइडेंटिफाई किया कि वो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप यहाँ पर देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, राइट। गैप अप होने के बाद इतना बड़ा गैप अप और उसके बाद में ये डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। जस्ट पुट अ नेकलाइन हियर। इस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद देन देयर वाज अ ड्रॉप, राइट। तो कल ही मार्केट हायर लेवल्स पर सस्टेन नहीं कर पाई और ड्रॉप हुआ, राइट। बट एक की डिमांड जोन था जहां पर मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड दैट वाज अराउंड 25,000 लेवल्स। और आज मार्केट ने दोबारा से गैप अप दिया एज वी स्पीक, मार्केट्स हैव ओपन्ड। सो यहाँ पर वो ये लेवल हमने देखा। अब आगे के लिए राइट फॉर टुडे एंड टुमारो व्हाट कुड बी द पॉसिबल सिनेरियोज, उस पर बात कर लेते हैं। तो पिवट पॉइंट ऑफ मार्केट का 25,120, राइट, दिस इज द पिवट पॉइंट। ये जो येलो लाइन आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, दिस इज द पिवट पॉइंट। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है, मार्केट को इस लेवल से ऊपर मेंटेन करना पड़ेगा अगर तो बुलिश स्टैंस कंटिन्यू रहना है, राइट। एंड देन पहला रेजिस्टेंस जो पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग OHLC डेटा के अकॉर्डिंग निकल के आया वो 25,241 पर है, राइट। और दूसरा रेजिस्टेंस 25,438 है। तो अगर पिवट पॉइंट मेंटेन है तो वी कैन सेफली से कि पहला रेजिस्टेंस 25,241 पर है, दूसरा रेजिस्टेंस 25,438 पर है। अब हम ये डिमांड लाइन जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं ये दिस लाइन, इफ दिस इज ब्रोकन डिसाइसिवली तो फिर वी आर लुकिंग एट अ सपोर्ट। पहला सपोर्ट 24,923, राइट, और दूसरा सपोर्ट 24,802 का लेवल, राइट। सो दिस लेट्स जस्ट वॉच एक दो दिन हाउ द मार्केट प्लेज आउट। और बुलिश सिनेरियो को कंटिन्यूड रखने के लिए सबसे पहले ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ये नेगेट होना चाहिए, मार्केट शुड गो अप एंड देन न्यूअर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एक न्यू प्राइस डोमेन में आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि मार्केट एक बुलिश सिनेरियो में है। बेयरिश सपोर्ट 2 अगर हम डिसाइसिवली तोड़ रहे हैं तो अगेन वी आर इन द बियर जोन।
और अगर साइडवेज हैं वो पिवट पॉइंट और रेजिस्टेंस 1 और सपोर्ट 1 के बीच में ही अगर प्राइस जायरेट करता है फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, तो विच मीन्स कि हमें फिर ब्रेकआउट के लिए ईदर वेज दोनों साइड के ब्रेकआउट के लिए विल हैव टू वेट फॉर सम मोर क्लैरिटी, मोर डेज, और फिर उस सिनेरियो में हमें चेक करना पड़ेगा हाउ दिस सिचुएशन इज पैनिंग आउट. तो दैट इज फ्रॉम माय साइड. लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच व्हाट इज इन दिस स्टोर. सो लास्ट पॉइंट, you may see here some kind of bottoming formation is happening. ये आज के गैप से पता चल रहा है. So let's see if this gap sustains and this breakout is done. Let's just wait and see what's in this storm. Thank you.